हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे आरटीएस 8 का सॉल्यूशन। ये जो एआईटीएस 8 है, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इफ अ कंडक्टिंग वायर इज, ये इस तरह का ट्रायंगल सर्किट बना हुआ है। कह रहे हैं अगर ए से बी के बीच में एक वायर कनेक्ट कर दें तो इसमें करंट किधर से किधर फ्लो करेगी। तो ये आपको बताया था कि ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का केस है, और उसमें बताया था इनका रेशियो ले लेते हैं। तो जैसे ऊपर वाले दोनों का रेशियो निकालेंगे इन दोनों का, तो 4/4 1 आएगा। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1/3 आएगा। जिधर का रेशियो बड़ा होता है उधर का पोटेंशियल कम होता है। तो ऊपर का रेशियो बड़ा है तो ए का पोटेंशियल कम होगा, तो वी ए लेस देन वी बी होगा। तो ऊपर का रेशियो 1 आ रहा है, नीचे का रेशियो 1/3 आ रहा है, तो ऊपर रेशियो ज़्यादा है। जिधर का रेशियो ज़्यादा होगा उधर का पोटेंशियल कम होता है, तो वी ए लेस देन वी बी होगा। और जब ए कम है बी ज़्यादा है, करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगी, तो बी से ए की तरफ जाएगी। तो फ्लोज फ्रॉम बी टू ए। चेक करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द करंट इन ब्रांच सी डी ऑफ द सर्किट। सी डी ब्रांच में करंट निकाल ली। तो देखो ये वाला रास्ता खाली है। जब भी खाली रास्ता होता है तो आपसे बताया था इसको सेम नाम दे सकते हैं। तो देखो इस सर्किट को एक बार रीड्रॉ करके दिखाते हैं, ध्यान से समझिए। इसको रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करेंगे तो जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ए से बी के बीच में 2 ओम लगा है, बी से डी के बीच में 2 ओम लगा है, ए से सी के बीच में 3 ओम लगा है, और सी से डी के बीच में कुछ नहीं लगा, और फिर डी और ए के बीच में बैटरी लगा दी गई है ना। तो अब यहां से आप एक चीज देख रहे हैं, सी और डी के बीच में जब कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब दोनों को सी डी को सेम मान सकते हैं। तो इस सर्किट को रीड्रॉ करके इधर दिखाते हैं। इधर दिखाएंगे तो ये ए हो गया, ए से बी लगा है ये 2 ओम के थ्रू, और ए से सी या डी जो भी कह दो, इसी पॉइंट का नाम सी, इसी का नाम डी, सी डी सेम हो जाएंगे, है ना। और ये 3 ओम लगा है। और बी से डी कनेक्टेड है, बी से डी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है, बी से डी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है। अच्छा, यहां भी बी से सी के बीच में भी एक 2 ओम लगा हुआ है ये। तो बी से सी के बीच में भी 2 ओम लगा है, और बी से डी के बीच में भी 2 ओम लगा है। तो सी और डी सेम पॉइंट हो गया, सर्किट ये हो गया। अच्छा, टर्मिनल कहाँ दिया गया था? एक टर्मिनल ए पर था और एक टर्मिनल डी पर दिया है। तो एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया। मतलब बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे। कितने वोल्ट की बैटरी है? 30 वोल्ट की। तो अब यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये 2 और 2 पैरेलल में हो गए। पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा। फिर 1 के साथ ये 2 सीरीज में हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 हो जाएगा। और उस 3 के साथ ये 3 पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3/2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3/2। तो जो करंट फ्लो होगी थ्रू बैटरी, जो बैटरी वाली ब्रांच में करंट फ्लो होगी, वो आई हो जाएगी E/R इक्विवेलेंट। ई दिया है 30 और आर इक्विवेलेंट है 3/2, तो ये 20 एम्पियर करंट आ गई। आई 20 एम्पियर। समझ में आती बात ये? अच्छा, ये जो 20 एम्पियर करंट आई है, इस 20 एम्पियर करंट को जब यहां पहुंचेगी तो ये देखो इसके पास इस तरह से, ये सर्किट को और एक बार सिंप्लीफाई करके बना लें। और बनाएंगे सिंप्लीफाई करके तो देखो ये ए पॉइंट हो गया, ए से बी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है, और बी से सी डी पॉइंट एक साथ ले लेते हैं, ये सी हो गया और यही डी हो गया, दोनों पॉइंट एक साथ ले लेते हैं। सी डी के बीच में देखो 2 और 2 दोनों लगे हुए हैं, और दोनों किस में है? आपस में पैरेलल में। तो दोनों का 1 ओम हो जाएगा। तो यहां पर रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। अच्छा, ए से सी डी कनेक्टेड है और यहां पे रेजिस्टेंस है 3 ओम, और ये बैटरी लगा दी गई। अब इस सर्किट को जब ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो यहां से देखो 20 एम्पियर करंट आई थी, अभी सॉल्व किया हम लोगों ने। तो जब ये 20 एम्पियर करंट आएगी तो ये बट जाएगी। इधर भी टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है, इधर भी टोटल 3 ओम है, तो 15 ओम इसमें चली, सॉरी 10 ओम करंट इसमें चली जाएगी, और 10 ओम करंट इसमें चली जाएगी। ये 10 ओम सी डी पे पहुंचेगी, ये 10 ओम सी डी पे पहुंचेगी, वापस 20 ओम आ जाएगी। ऐसे करके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना।
तो ये अब इस ब्रांच में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको इस सर्किट में दिखाएं, क्योंकि एक्चुअल सर्किट तो यही था। तो इधर से 20 एम्पियर करंट आई। अब देखो इस 2 ओम वाले में, इस वाले में 2 ओम वाले में 10 ओम चली गई, 3 ओम वाले में भी 10 ओम, तो इधर 10 ओम करंट चली गई, इधर 10 ओम करंट चली गई। ये 10 ओम यहां पहुंचेगी, अगर अलग अलग दिखाना है तो बट जाएगी दोनों में करंट, तो 5 ओम इधर चली जाएगी, 5 ओम इधर चली जाएगी। ये 5 ओम नीचे पहुंची, ये 10 ओम इधर से आई, दोनों जुड़कर 15 ओम हो जाएंगे, 15 ओम इसमें 15 एम्पियर हो जाएंगे, 15 एम्पियर इसमें चले गई, 5 एम्पियर इधर से आई, मिलकर 20 हो। जैसे किसी को ये लगता है कि सर ये इधर जैसे आपने कहा 10 ओम में से 5 इधर चली गई, 5 उधर चली गई, सर ऐसा यहाँ से भी तो 10 ओम से करंट ऊपर जा सकती थी। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये फिर वही व्हीटस्टोन ब्रिज वाले स्टेटस से सोच सकते हैं। इधर का रेशियो 2/2 है, यानी 1 है। इधर का रेशियो 3/0, इधर रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो रेशियो 3/0 है। जब 3/0 रेशियो है, इसका मतलब इधर का रेशियो इनफाइनाइट है, बड़ा है, और जिधर का रेशियो बड़ा होगा उधर का पोटेंशियल कम होगा। तो सी का पोटेंशियल कम होगा, बी का ज़्यादा होगा, तो करंट बी से सी की तरफ जाएगी, इसलिए यहाँ से मुड़ेगी। तो 10 में से 5 इधर चली गई, 5 इधर चली गई, और ये 10 आई, ये 5 आ रही, ये 10 आ रही, दोनों मिलकर 15 हो गई, वो 15 इधर चली गई, और 5 इधर से आई, मिलकर 20 हो गई। आपसे पूछा गया था करंट इन सीडी ब्रांच, तो सीडी ब्रांच में 15 एम्पियर करंट जाएगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट था ये, थोड़ा सा मेहनत करनी थी इसमें, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं, डायरेक्ट है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। केवीएल लगाइए, केवीएल लगाएंगे, ए से चलेंगे, वी ए माइनस आई आर, तो 2 × 6 12। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, इधर ईएमएफ के उल्टा जा रहे हैं, ईएमएफ पीछे हम आगे जा रहे हैं, तो -12। फिर इसमें करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, करंट भी आगे जा रही है, करंट भी आगे और हम भी आगे जा रहे हैं, तो माइनस आई आर, आई 2 एम्पियर है, आर 9 है, 18 हो जाएगा। इसमें ईएमएफ के डायरेक्शन में जा रहे हैं +4, इसमें फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस आई आर, आई 2 है और आर 5 है, तो 10 आ जाएगा, और इक्वल टू बी पर पहुंच गए, वीबी। ओपन सर्किट का केवीएल लगाया, तो वी ए माइनस ये 12 12 24 24 18 42 -42 +4 तो -38 -38 -10, तो ये -48 इक्वल टू वीबी। तो यहाँ से वी ए माइनस वीबी पूछा गया है, और ये सॉल्व होकर आएगा 48 वोल्ट। ठीक है ना, तो वी ए माइनस वीबी होगा 48 वोल्ट, सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस वी ए एंड वीबी बताइए, ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। तो ये भी वही सिंपल है, वी ए माइनस वीबी बताना है, करंट दी है, सिंपल केवीएल लगाना है। ए से स्टार्ट करते हैं, ओपन सर्किट का केवीएल लगाते हैं। वी ए इधर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस आई आर, आई 3 है और आर 2 है, तो ये 6 आ जाएगा। इधर बैटरी के ईएमएफ के उल्टा जा रहे हैं, ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरफ को है और हमें आगे जाना है, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो -5। यहां से आए तो फिर ईएमएफ के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो +3। फिर इसमें करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस आई आर, आई जो है वो 3 एम्पियर इधर से आया था, इधर 2 एम्पियर चला गया, इधर 1, तो ये 2 एम्पियर बचा, तो आई आर हो जाएगा 2 × 3 यानी 6। बी पर पहुंच गए, इक्वल टू बी। तो वी ए -11 -17 और +3, तो -14 इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी आ जाएगा 14 वोल्ट, तो ये आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा प्लस का 14 वोल्ट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज। वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर जब नहीं कहा गया तो आइडियल वोल्ट मीटर मानेंगे। आपसे कहा था एमीटर जहां लगा होता है, एमीटर को सिंपल वायर से रिप्लेस कर देते हैं। आइडियल वोल्ट मीटर लगा होता है तो उसको हटा देते हैं सर्किट से। तो मतलब सिंपली क्वेश्चन आपका ये है कि ये सर्किट है, ये 4 ओम, ये 16 ओम, ये 16 ओम, ये 4 ओम, ये सर्किट है, और इसमें ये वैल्यूज जो हैं, ये 4 और 16 ओम है, ये 16 और 4 ओम, और आपको एक पॉइंट ये ए दिया है और एक पॉइंट ये बी दिया है। आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। ये वोल्ट मीटर ए से बी के बीच में ही तो लगा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया,
वोल्ट मीटर ए से बी के बीच में ही तो लगा है, तो आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सीधे केवीएल लगाएंगे, लेकिन उसके लिए आई पता होना चाहिए, तो पहले आई सॉल्व कर लो। कौन सा लूप है, सिंगल बैटरी वाला लूप है, तो आई सीधे होगा ई बाई आर इक्विवेलेंट। ये आई कौन सा होता है, जो बैटरी वाली ब्रांच में होता है। ईएमएफ आपको दिया है 20 वोल्ट, तो ये 20 हो गया, और आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे। ये दोनों सीरीज में 16 और 4 20, दोनों सीरीज में, ये 16 और 4 ये भी 20, और 20 और 20 पैरेलल में 10 आ जाएगा, है ना। तो 16 4 20, 16 4 20, 20 और 20 पैरेलल में 10 आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट 10 आ गया, तो करंट आ गई 2 एम्पियर। अच्छा, ये 2 एम्पियर करंट जब यहां से चलेगी, ये 2 एम्पियर करंट यहां से जाएगी, ये आई की वैल्यू 2 आ गई, तो यहां पहुंचेगी, तो दो रास्ते हैं इसके पास, और दोनों में रेजिस्टेंस सेम लगा, इधर भी 20 ओम इधर भी 20 ओम, तो करंट बट जाएगी, 1 एम्पियर इसमें चली जाएगी और 1 एम्पियर इसमें चली जाएगी। ये 1 एम्पियर यहां से होती हुई यहां पहुंचेगी, ये 1 एम्पियर यहां से होती हुई यहां पहुंचेगी, 1 और 1 मिलकर 2 एम्पियर होंगे और वो इधर चली जाएगी। अब आपसे कह रहे हैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, फिर केवीएल लगा दो ए से बी तक। ए से चले वीए, चाहे जिस रास्ते से आइए आंसर सेम होगा, तो चाहे इस रास्ते से आओ, चाहे इस रास्ते से आओ, चाहे जैसे आओ, आंसर सेम होगा। तो मान लो इस रास्ते से आते हैं, तो वीए इसमें जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो माइनस आई आर, तो माइनस 16 और करंट है 1 एम्पियर। इधर आ गए, इधर जा रहे हैं तो करंट के उल्टा जा रहे हैं, तो प्लस लिखेंगे, आई आर, आई फिर 1 एम्पियर है, आर 4 ओम है, तो प्लस 4 इंटू 1, कहाँ पहुंच गए, बी पर, इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस 16 प्लस 4, तो माइनस 12 इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी आ जाएगा यहां से 12 वोल्ट। तो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला 12 वोल्ट, है ना। तो इस तरह से डायरेक्टली केवीएल का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इन द सर्किट शोन द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 10,000 ओम, ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 10,000 ओम है, एंड दैट ऑफ एमीटर इज 20 ओम, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। द एमीटर रीडिंग इज 0.110 एम्पियर, 0.10 एम्पियर, एंड वोल्ट मीटर रीडिंग इज 12 वोल्ट, देन आर इज इक्वल टू। तो देखो इस सर्किट को ऐसे बना लो, ये जो सर्किट है इसमें ये तो आर लगा ही लगा है, एमीटर भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और एमीटर का रेजिस्टेंस 20 ओम दिया है, तो इसको 20 ओम लगा दो, ये एमीटर हो गया। इसकी रीडिंग आपको एमीटर की दी हुई है 0.1 एम्पियर, मतलब इसमें से 0.1 एम्पियर करंट जा रही है। अच्छा, नीचे आते हैं। नीचे जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये 10,000 ओम का काम कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस 10,000 ओम दिया है, तो वो लगा दिया। इसकी रीडिंग 12 वोल्ट दी है, मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। ये पूरा क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है ना। पूछ क्या रहे हैं, रीडिंग वैल्यू ऑफ आर, आर पूछ रहे हैं। तो अब आर निकालने का तरीका क्या होगा, सिंपल है, देखो आर निकालने का, ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है, इसका नाम ए है तो इसका नाम भी ए होगा, इसका नाम बी है तो इसका नाम भी बी होगा, और दोनों ब्रांचेस जब नाम सेम है तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, इसमें भी वी ए माइनस वी बी। इस ब्रांच से आपको दिख रहा है कि वी ए माइनस वी बी जो है वो सिर्फ ये वोल्ट मीटर ही तो लगा है, तो इसी के बराबर होगा, तो ये 12 वोल्ट हो जाए, और कुछ है ही नहीं इस ब्रांच में। तो फिर ऊपर वाली ब्रांच का भी 12 वोल्ट होगा। अच्छा, करंट 0.1 एम्पियर इस ब्रांच में जा रही है, तो जाहिर सी बात यहां भी 0.1 एम्पियर ही होगी, तो हम कह सकते हैं ऊपर वाली ब्रांच में वी ए माइनस वी बी 12 वोल्ट होगा। और वी ए माइनस वी बी ऊपर वाली ब्रांच में दो चीजें हैं, एक ये रेजिस्टेंस यानी ये वाला एमीटर, और एक ये रेजिस्टेंस, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाता है, दोनों का सम करेंगे वो 12 के बराबर आएगा। तो पहले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आई आर वाले फॉर्मूले से 0.1 इंटू आर, और आर दिया है ये निकालना है आपको, और दूसरे वाले का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 0.1 इंटू 20, और ये 12 के बराबर, 0.1 आर, और 0.1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये 12, तो 0.1 आर इक्वल टू 10 आया, तो आर 10 बाई 0.1 यानी 100 ओम आ जाएगा। तो सही रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 4 ओम, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट था। A battery of EMF E and internal resistance R is connected across the circuit shown in the figure.
ये पूरा दिखाया गया। द वैल्यू ऑफ आर विच फॉर द हीट जनरेटेड इन द सर्किट, ये सर्किट नहीं, यहाँ एक्सटर्नल सर्किट है। एक्सटर्नल सर्किट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस में हीट कंसीडर नहीं करनी, बाहर वाले सर्किट में। एक्सटर्नल यानी लोड रेजिस्टेंस का आपको हीट मैक्सिमम होना। तो ये आप थ्योरम जानते हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपने पढ़ा। किसी भी सर्किट में लोड रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा जो रेजिस्टेंस लगे हैं, लोड रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम तभी होती है जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो यहां लोड रेजिस्टेंस निकाल लो। अब कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है। ये आर और आर सीरीज में, इनका 2R हो जाएगा। ये 2R और 2R पैरेलल में, ये R हो जाएगा। फिर 2R, R और 2R सीरीज में 5R हो जाएगा। तो जो R इक्विवेलेंट आएगा यहां से वो 5R आ गया। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो होती है उससे अगर सोचें तो पावर मैक्सिमम भाई हीट प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम तभी, मैक्सिमम या पावर मैक्सिमम एक ही मतलब तो है। हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम को ही तो पावर कहते हैं। तो पावर मैक्सिमम या हीट प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम, तो फॉर हीट टू बी मैक्सिमम, और वो भी किसमें हीट मैक्सिमम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस में। उसके लिए आपको पढ़ाया गया है आर इक्विवेलेंट स्मॉल आर के बराबर होगा। सर्किट का लोड रेजिस्टेंस सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। लोड रेजिस्टेंस 5R है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। वैल्यू किसकी पूछी गई है, R की, तो कैपिटल R हो जाएगा R/5। तो सही आंसर होगा फोर्थ वाला R/5, है ना। डायरेक्ट इस तरह से किया जा सकता है। इन द सर्किट शोन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछ रहे हैं, गलत कौन सा है। देखो सिंप्लीफाई करते हैं, इसको करके देखते हैं। इसमें ये 20 वोल्ट, ये इस तरह से पूरा सर्किट दिखाएगा। करंट की डायरेक्शन उन्होंने ऑलरेडी दिखा ली, और नहीं भी दिखाते तो हमें पता था कि इस बैटरी का ईएमएफ 20 वोल्ट है और ये पीछे की तरफ है, इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है और ये आगे की तरफ है। हर बैटरी अपने ईएमएफ के डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करती है। इसका ईएमएफ ज़्यादा है, इसका कम है, तो मर्जी 20 वोल्ट की चलेगी, और 20 वोल्ट एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना चाहेगी, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। कितनी होगी, सीधा फॉर्मूला I = E/R इक्विवेलेंट। ई नेट होएगा +20 -10, तो ई नेट होगा 20 - 10, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जोड़ोगे तो 7.5 और 1 8.5 9.5 और 10, सब सीरीज में है, सारे रेजिस्टेंस जोड़ोगे 10, तो 20 - 10 10/10, यानी करंट आ जाएगी 1 एम्पियर। ये आ गया। अब पहला ऑप्शन दिया पोटेंशियल एट P इज -7.5 वोल्ट, कह रहे हैं P का पोटेंशियल -7.5 वोल्ट। ऐसे ही गलत है, जान जाओ। करंट P से G की तरफ जा रही है, G अर्थ से कनेक्टेड है, जो अर्थ से कनेक्टेड पॉइंट होता है उसका पोटेंशियल 0 होता है, ये पता है हमें। करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, तो अगर करंट P से G की तरफ जा रही है, इसका मतलब P हायर पोटेंशियल पे होगा और G लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो अगर G का पोटेंशियल 0 है तो P का 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव में होना चाहिए। ये नेगेटिव में दिया है, यानी पहला ही ऑप्शन गलत है, और हमें वही ढूंढना है जो गलत है। तो गलत पहला है, तो पहला ही अपना आंसर हो गया। अच्छा, चेक करके देखना चाहते हो, चेक कर लो। P से G तक KVL लगा दो, KVL फ्रॉम P टू G, P से G तक KVL लगा दो, तो VP, इधर जाएं नीचे तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी नीचे जा रही है और हमें भी नीचे जाना है, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो VP -IR, I सॉल्व होकर 1 एम्पियर आया है, R 7.5 है, और सीधा पहुंच गए G पर, तो इक्वल टू VG। तो VP - VG ये आ गया 7.5, और VG तो है 0, तो VP आ गया 7.5 वोल्ट, प्लस में आ गया। जबकि यहां माइनस में दिया है तो ये गलत है, और ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ओरल सर्किट देख के जान जाते, करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है, करंट हाई से लो पोटेंशियल जाती है, तो P हायर पोटेंशियल पे होगा, G 0 है तो P पॉजिटिव होगा, नेगेटिव दिया तो गलत, और चेक करने की जरूरत ही नहीं, P गलत हो गया, वही पूछा गया था। अच्छा, घर पे करना है तो सारे ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, एग्जाम में बस P चेक कर लिया, गलत आ गया, वही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 4 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन इन द फिगर। 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, पूछना करंट फ्लोइंग बता दीजिए 4 ओम और 6 ओम में करंट फ्लोइंग। तो यहां से पहले I निकाल लेंगे, टोटल करंट। जो टोटल करंट आएगी I वो होती है E नेट अपॉन R इक्विवेलेंट। E है 20
और आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो निकल जाएगा। ये 4 और 4 पैरेलल में है तो 2 हो जाएगा, 6 और 6 पैरेलल में है तो 3 हो जाएगा, फिर 2 और 3 सीरीज में तो 5 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट 5 आ गया, यानी करंट आ गई 4 एम्पियर। अब ओरल है ये 4 एम्पियर करंट आई तो इधर से 4 एम्पियर करंट जाएगी ये, और ये 4 एम्पियर यहां पहुंचेगी तो 2 और 2 चली जाएगी, बट जाएगी बराबर बराबर, चूंकि दोनों रेजिस्टेंस बराबर है। यहां फिर टोटल 4 निकलेगी और फिर ये दोनों बराबर हैं, फिर 2-2 एम्पियर जाएगी दोनों, और फिर यहाँ 4 वापस लौट आएगी। तो 4 और 6 दोनों में 2-2 एम्पियर करंट फ्लो होगी, तो 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। टू थिक वायर्स आर, ये ऐसे दिखाए गए, कह रहे हैं किसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0 इन केसेस, किसमें किसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन को। यहाँ ये स्क्वायर फ्रेम है, 2 मोटे वायर और 2 पतले वायर लेकर ये फ्रेम बनाए गए। मटेरियल सेम है वायर्स का, लेंथ सेम है, बस मोटा पतला का डिफरेंस है। जो मोटे हैं वो एक जैसे एरिया वाले हैं, जो पतले हैं वो एक जैसे एरिया वाले हैं। पूछ रहे हैं किसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो पहले 0 क्यों होगा ये समझो। एक हिस्से में देखो, जैसे ऊपर वाला हिस्सा है ये, इसमें करंट क्लॉकवाइज है और इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज वाला हिस्सा है इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड क्रॉस टाइप होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज वाला हिस्सा है इसका फील्ड सेंटर पे डॉट टाइप होगा। दोनों हिस्से चूंकि आइडेंटिकल हैं, तो अगर दोनों में करंट आइडेंटिकल हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम हो जाएगा। ऊपर वाले हिस्से का और नीचे वाले हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम हो गया, एक का डॉट है एक का क्रॉस है, तो कट के 0 आ जाएगा। तो उसी में 0 होगा जिसमें, यानी ये समझ में आया, उस केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा जिसमें करंट दोनों हिस्सों में सेम होगी। अब करंट सेम होने के लिए पता है आपको, करंट जो है ये दोनों हिस्से पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम तभी जाएगी जब दोनों हिस्सों का रेजिस्टेंस सेम होगा। अब एकदम आसान है, इसमें देखो पहला हिस्सा जो है, मान लो मोटे वाले हिस्से का रेजिस्टेंस आर डैश मान लेते हैं, पतले वाले का आर मान लेते हैं, तो ये भी आर डैश होगा और ये आर होगा। सारे मोटे हिस्से एक जैसे हैं, पतले हिस्से एक जैसे हैं। तो ऊपर वाले हिस्से का टोटल रेजिस्टेंस आया आर डैश प्लस आर, और नीचे भी आया आर डैश प्लस आर। रेजिस्टेंस सेम आ रहा है तो करंट सेम होगी, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, एक का डॉट एक का क्रॉस, तो सेंटर पे 0 आ जाएगा, यानी पहला तो हो जाएगा। दूसरे में भी देखो, ये आर डैश है और ये आर है, तो आर डैश प्लस आर, इसमें ये आर है ये आर डैश, इसमें भी आर प्लस आर डैश, सेम आंसर आ रहा है, ये भी सही हो जाएगा। सेम रेजिस्टेंस है तो सेम करंट जाएगी। इसमें देखो ऊपर आर डैश है और नीचे आर आर है, तो ऊपर आएगा 2r डैश, नीचे आएगा 2r। रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहा है, ऊपर वाले ब्रांच का आ रहा है 2r डैश, नीचे वाले का 2r। रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट अलग अलग होगी, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, तो सेंटर पे 0 नहीं आएगा, तो यानी इसमें पॉसिबल नहीं। अब पूछना है किस में 0 है, तो ये P है वो Q है ये R है, तो किस में 0 हो सकता है, P एंड R ओनली। तो सही ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन, P एंड R, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A long cylindrical wire carrying a current of 10 एम्पियर has a radius of 5 मिलीमीटर। लॉन्ग वायर वो बोल रहे हैं लेकिन रेडियस दे दिया, यानी अपने लिए ये वायर नहीं सिलेंडर हो गया, तो इनफाइनाइट सिलेंडर का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें पूरे में सॉलिड वाला सिलेंडर है, पूरे में करंट फ्लो हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड वो आपसे पूछ रहे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, सेंटर से 2 मिलीमीटर डिस्टेंस पे। क्योंकि रेडियस 5 मिलीमीटर दी है तो 2 मिलीमीटर वाला पॉइंट अंदर होगा, तो स्मॉल आर आपको 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, स्मॉल आर आपको 2 मिलीमीटर दिया है, करंट आपको 10 एम्पियर दी है, कैपिटल आर आपको 5 मिलीमीटर दिया है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग, सिलेंडर में पूरे वो एरिया में जब करंट होती है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IR अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू द पावर -7 होगा, 2I की वैल्यू 10 है, स्मॉल r है 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 टू पावर -3, आर स्क्वायर में r 5 है तो स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -6। मिलीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये आएगा। सॉल्व कर लो। तो ये
10 इंटू 2 20 इंटू 2 40, 40/25 बचा, और 10 की पावर में क्या आएगा, -6 ऊपर जाएगा, +6, +6 -3 तो +3, और +3 और -7 तो -4। तो 40/25 आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, 1.6 आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -4। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना, सीधा फॉर्मूला था। इस सेमी सर्कुलर वायर, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, पूछ रहे हैं फोर्स कितना लगेगा। ये कौन सा केस है फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बट द वायर इज नॉट स्ट्रेट। जब ये वाला केस होता है तो वायर के दोनों सिरों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, इसको एस बोलते हैं। अब फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, वो होता है I/S×B, और S जो है वो दोनों सिरों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, यानी ये ISB sin थीटा, और S और B तो कोलिनियर हो गए, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होगा 0। तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, फोर्स 0, है ना। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं लूप इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक लूप है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप में है, जिसका लेंथ L is suspended between the pole pieces of a permanent magnet such that B is in the plane of the loop। B लूप के प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन में है ऐसे। If due to a current in the triangle the torque acts on it, इसमें एक करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से टॉर्क एक्ट करता है। टॉर्क हम जानते हैं, जब कोई लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उस पर टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। m होता है NIA b sin थीटा, ये टॉर्क होता है। नंबर ऑफ टर्न्स आपको 1 दिए, टॉर्क आपको टाउ दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए तो 1 ले लेंगे। करंट तो I है, और एरिया जो ट्राइंगुलर लूप है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कई बार क्लास में बताया है, √3/4 इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर। तो एरिया होगा √3/4 इंटू L स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड B है। अच्छा, B थीटा किसके बीच का एंगल होता है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे दिया है, और एरिया वेक्टर आप जानते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, या तो डॉट या क्रॉस जैसा भी ले लो, और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड दिया है, दोनों में एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो ये sin 91 हो जाएगा। तो ये आ गया टॉर्क इक्वल टू I√3B L स्क्वायर बाई 4। आपसे पूछ रहे हैं L कितना होगा, तो L स्क्वायर आ जाएगा सॉल्व होकर 4 τ/I√3B। L निकालेंगे तो इसका रूट ले लेंगे, 4 τ/I√3B। 4 का रूट बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 τ/√3IB की पावर 1/2। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 स्मॉल बार मैग्नेट्स आर प्लेस्ड, ये कह रहे हैं 2 स्मॉल बार मैग्नेट्स ऐसे रखे हुए इन ए लाइन विद लाइक पोल्स टुगेदर फेसिंग ईच अदर, मतलब इसका नॉर्थ एक साथ है, ऐसे करके नॉर्थ या साउथ। इनके बीच का डिस्टेंस d है, और बार मैग्नेट्स को बहुत छोटा माना गया है। पूछ रहे हैं इनके बीच में फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा। याद करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल में फोर्स पढ़ाया है आपको, 2 अगर शॉर्ट डाइपोल्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस f है तो फोर्स होता है, डिस्टेंस r है तो फोर्स होता है 1/4πε0 6p1p2/r की पावर 4। हमने बता रखा, मैग्नेट का क्वेश्चन आए तो बस यही करना है। यहां पे फोर्स लिखना होगा, सेम रीजन सेम तरीका, फोर्स होगा F इक्वल टू 1/4πε0 की जगह μ0/4π, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और डिस्टेंस तो d दी है तो d की पावर 4, यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d की पावर 4। वो पूछ रहा है फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, d की पावर 4। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना।
आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, पूछ रहे हैं जो करंट इंड्यूस होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा। एकदम सिंपल है, जब इलेक्ट्रॉन दूर था, यहां था, यहां ऐसे जा रहा था, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप मालूम है पॉइंट चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। पढ़ाया गया है। पॉजिटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है v क्रॉस आर के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है v क्रॉस आर के अपोजिट। ये नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड v क्रॉस आर के अपोजिट होगा। r इधर कहीं होगा ऐसे, तो v की तरफ उंगलियां, r की तरफ हथेली। v क्रॉस आर से शुरू में इसका मैग्नेटिक फील्ड डॉट टाइप आएगा शुरू में, और जब डॉट टाइप आएगा, ये पास आ रहा है, पास आने से डिस्टेंस कम होती जाएगी। कोई भी सिस्टम पास आएगा तो उसका फील्ड बढ़ेगा, तो यानी ये डॉट टाइप फील्ड बढ़ रहा है। तो शुरू में चूंकि डॉट टाइप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसके बढ़ने की वजह से फ्लक्स बढ़ेगा, उसकी वजह से इंडक्शन होगा, इंड्यूस करंट आएगी। अब चूंकि ये इंड्यूस करंट डॉट टाइप मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से आ रही है, तो इंड्यूस करंट इसको घटाना चाहेगी, और घटाने के लिए अपना डायरेक्शन क्रॉस टाइप रखेगी। और क्रॉस टाइप करंट होने के लिए, क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस का मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट का, और इसके लिए करंट को क्लॉकवाइज फ्लो होना पड़ेगा। तो पहले करंट क्लॉकवाइज होगी, है ना। उसके बाद जब ये यहां से आगे निकल जाएगा, दूर जा रहा होगा, तो उल्टा हो जाएगा। जब दूर जा रहा होगा, यहां से आगे दूर जा रहा होगा आगे, तो दूर जब जाएगा तो फील्ड इसका कम होने लगेगा, डॉट टाइप फील्ड कम होता जाएगा, तो इंड्यूस करंट डॉट टाइप फील्ड को बढ़ाना चाहेगी। तो बढ़ाने के लिए अपना डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रखेगी। तो जब ये पास आ रहा होगा तो क्लॉकवाइज, जब दूर जा रहा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी डायरेक्शन बदलेगी। इसमें लिखा है द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ये रेल्स दिखाई गई हैं, इसमें पूछना है, और ये एक रॉड है, इन पटरियों पे चल रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, रॉड से एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, कह रहे हैं ये v वेलोसिटी से जा रहा है, लेंथ l है, तो बता दो यहां कैपेसिटर पे चार्ज क्यों होगा, कितना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कैपेसिटर पे चार्ज होगा क्यों। तो क्यों होगा, जब ये रॉड मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर v क्रॉस b डॉट l यानी vbl वाले फॉर्मूले से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ का डायरेक्शन हम सब जानते हैं v क्रॉस b के डायरेक्शन में होता है, तो जो ईएमएफ आएगा वो v क्रॉस b के डायरेक्शन में होगा। v आगे है, b अंदर है, v क्रॉस b ऊपर की तरफ आएगा, तो v क्रॉस b का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे करके v क्रॉस b, और ऊपर की तरफ डायरेक्शन आएगा तो करंट, ये जब करंट आ जाए, ईएमएफ आ गया तो ये सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो कराएगा। करंट को एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कराएगा तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो ए वाली प्लेट प्लस बन जाएगी और बी वाली प्लेट माइनस। तो अब इसी से आंसर पता चल जाएगा, सॉल्व ना भी करो तो। ए वाली प्लेट प्लस, यहां ए पे 0 चार्ज दिया, नहीं होगा, यहां ए प्लस बी माइनस, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कही सर वैल्यू कैसे पता चली कितनी आएगी, तो आपको पता है केवीएल लगाओगे, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। कैपेसिटर पे चार्ज अगर Q है तो Q बाई सी ई के बराबर होगा, तो Q सॉल्व करना है, सी ई आ जाएगा। सी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 ईएमएफ वीबीएल हो जाएगा। वीबीएल में V आपको 2 दिया है, B आपको 5 दिया है, और L आपको 1 मीटर दिया है, तो ये 10 वोल्ट आ जाएगा। इसको 10 रख दो, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, यानी 20 माइक्रो कूलम। तो वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में वैल्यू की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही पता चल गया आंसर 2 होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेंगे ना ये, तो आंसर हो जाएगा 2। एक कॉइल हैज 200 टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ इतने, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल इज इतने, एंड इट टेक्स 0.1 सेकेंड टू रोटेट थ्रू 180 डिग्री। कह रहे एक कॉइल में 2000 टर्न्स हैं, एक कॉइल में 2000 टर्न्स हैं, n इक्वल टू 2000,
एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो 70 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और 0.3 वेबर है, और कह रहे हैं कॉइल रोटेट करके 180 डिग्री से रोटेट करती है अपने एक्सिस के बाद, तो ऐसे से रोटेट करके ऐसे हो गई। याद करो क्लास में सिखाया है, जब कॉइल 180 डिग्री से रोटेट करती है एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स पहले अगर +5 था तो बाद में -5 हो जाता है। तो इस केस में जब कॉइल रोटेट करेगी तो फ्लक्स अगर पहले 5 था तो बाद में चेंज होकर -5 हो जाएगा, तो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा 2π। साइन से हमें मतलब नहीं, वैल्यू चाहिए 2π। ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वही पूछ रहे हैं, वो होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन फ्लक्स 2π हो गया और टाइम उन्होंने बताया 0.1 सेकेंड, ये आंसर होगा। अब ईएमएफ कितना होगा ये निकालना पड़ेगा, तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स निकालने, फ्लक्स होगा बी आपको दिया हुआ है 0.3 और एरिया दिया है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 70 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। ये आ जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू आएगी 21 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। फाई इक्वल टू बी। अच्छा, टन्स भी दिए हैं 2000 टन्स भी दिए हैं, तो इसको 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 21 इंटू 2 42 हो जाएगा, तो ये 42 फ्लक्स आ जाएगा 42 इंटू 10 की पावर -1 यानी 4.2 वेबर, ये फ्लक्स आ गया। ईएमएफ होगा 2π अपॉन 0.1, तो ये 2 इंटू 4.2 अपॉन 0.1, पॉइंट कट गए, ये आ जाएगा सीधे 84 वोल्ट। तो सही आंसर होगा 84 वोल्ट, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें कह रहे हैं ना एसी सर्किट रेजिस्टेंस आर इतना है, एट ए सर्टेन इंस्टेंट VA माइनस VB 0.5 है, I 0.5 है, DI/dt इतना, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बता दो। KVL लगाना है सीधे। VA, अच्छा इसमें करंट में DI/dt पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव होने का मतलब करंट बढ़ रही है, और करंट बढ़ रही है तो ईएमएफ इसको अपोज करेगा, तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ पीछे की तरफ आएगा। केवीएल लगाएंगे जब, तो ए से बी की तरफ जाएंगे, तो यहाँ ईएमएफ के उल्टा जा रहे हैं तो -E लिखेंगे, उसमें करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB आएगा E प्लस IR। वैल्यू रख लो, VA माइनस VB आपको 0.5 दिया है तो ये 0.5 हो गया। E होता है LDI/dt और I दिया है आपको 0.5 और R दिया है आपको 0.2, ये हो गया। तो इससे LDI/dt इक्वल टू आ जाएगा ये 0.5 और ये आएगा 0.1, 0.5 में से 0.1 जाएगा, 0.4 बचेगा। DI/dt 8 दिया है तो L आ जाएगा 0.4 अपॉन 8, 0.4 अपॉन 8 करोगे तो ये आएगा 0.05, 0.05 हेनरी, यानी सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, है ना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज 1.25 हेनरी इफ करंट इन द प्राइमरी चेंजेस एट द रेट ऑफ दिस। ये DIP/dt दिया है, ये M दिया है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी बता दिए, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है M इंटू DIP/dt। M की वैल्यू आपको 1.25 दी है और DIP/dt 80 दिया हो, मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 100 वोल्ट। तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला। वैल्यू ऑफ IC दी है, ये इसका RMS वैल्यू याद है सबको, √I1² प्लस I2² बाई √2, तो यहाँ I2² होना चाहिए, √I1² प्लस I2² बाई √2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
LCR सीरीज LCR सर्किट है, करंट इन द सर्किट इज 11 एम्पियर when the applied voltage is 220 वोल्ट। अप्लाइड वोल्टेज यानी VRMS आपको 220 वोल्ट दिया है, IRMS आपको 11 एम्पियर दिया है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 200 वोल्ट, VC यानी कैपेसिटर का RMS वोल्टेज 200 वोल्ट दिया है। इफ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज 20 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम दी है। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, बात वोल्टेज की हो रही। वोल्टेज में दो ही फॉर्मूले हमने एसी सर्किट में पढ़े, एक सीधा नेट वाला वोल्टेज और एक V इक्वल टू आई इंटू आर। रेजिस्टेंस है तो R, कैपेसिटेंस है तो XC और इंडक्टेंस है तो XL, वही फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं। नेट वोल्टेज का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। चूंकि RMS वोल्टेज दिया है तो ये सब भी RMS वोल्टेज होंगे, तो नेट वोल्टेज स्क्वायर कर दो, तो नेट वोल्टेज 220 है, स्क्वायर कर दिया। VL माइनस VC का स्क्वायर, अच्छा VC आपको दिया हुआ है 200, तो VL माइनस 200 का स्क्वायर। और VR IR हो जाएगा, V इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर। I 11 दिया है और R 20 ओम दिया है, तो ये होगा 11 इंटू 20 IR, इसका होल स्क्वायर। ये 220 का स्क्वायर ये भी आएगा, 220 का स्क्वायर ये भी आएगा, कैंसिल हो गया। तो VL माइनस 200 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी VL इक्वल टू सीधे सीधे 200 आ जाए, 200 वोल्ट। तो इंडक्टर का वोल्टेज पूछा गया है और सीधे बिना किसी मेहनत के डायरेक्ट सॉल्व होकर आ गया 200 वोल्ट। सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला। तो सीधे फॉर्मूले लगने हैं। A circuit has a resistance of 12 ohm and impedance of 15 ohm. The power factor cos phi होता है और वो सीधा होता है R by Z। रेजिस्टेंस 12 है और Z 5 है इम्पीडेंस, तो ये आएगा 4/5, 4/5 यानी 0.8। तो पावर फैक्टर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, 0.8। ठीक है ना, फॉर्मूला है सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एन एसी सर्किट गिवन बाय आई इतना दिया है एसी सर्किट में और V इतना दिया। पूछ रहे पावर कंजप्शन। पावर तुम्हें पता है, सीधे सीधे P एवरेज पावर पूछते हैं। पावर का मतलब एवरेज पावर, और वो होता है V0 I0 बाई 2 cos phi। V0 वोल्टेज की पीक वैल्यू है वो 200 दी है, I0 करंट की पीक वैल्यू वो 5 दी है बाई 2, और फाई होता है वोल्टेज और करंट का बीच का फेज डिफरेंस। इसमें भी देखो फेज ओमेगा टी यानी 100t है, और इसमें भी फेज क्या है 100t। ये सब बहुत अच्छी तरह क्लास में प्रैक्टिस करी हम लोगों ने। 100t फेज सेम है तो फेज डिफरेंस 0, cos 0 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 500 वॉट। तो पावर हो जाएगी 500 वॉट, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास 0.6 ग्राम हैविंग चार्ज इतने इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। कह रहे हैं कि ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अब इस पे ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो वेलोसिटी v से हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो सोचो हॉरिजॉन्टली कैसे जाएगा, जब ये इसके अंदर मोशन करेगा तो v क्रॉस b से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो यहां मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे। अब अगर इस मैग्नेटिक फोर्स का आपने कोई रोकथाम ना किया तो इसका काम है वेलोसिटी की डायरेक्शन को पलट देना, मोड़ देना, टर्न कर देना। तो ये इसको इधर मोड़ देगा, यानी एक कर्व पाथ पे ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। है ना, वो कह रहे हैं हॉरिजॉन्टली सीधा जा रहा है, तो सीधा तभी जा सकता है जब इस पे नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 करने के लिए दूसरा फोर्स चाहिए। अब दूसरा फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है या ग्रेविटेशनल फील्ड, तीन ही फोर्स पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जी दिया हुआ है। देखो जी से हिंट मिल रही है कि आपको mg यूज करना, और मास भी दिया हुआ है 0.6 ग्राम। तो अब हम कह सकते हैं नीचे की तरफ mg लगेगा, और mg ने अगर इस फोर्स को बैलेंस कर दिया तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स mg के बराबर होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। वी और बी में एंगल 90 है तो साइन 90 हो जाएगा, और mg तो mg ही होता है, वैल्यू रख दो। यहां से आपको क्या निकालना है, b निकालना है, तो b सीधे सीधे आ जाएगा
mg/qv, ये आंसर आएगा। m दिया है 0.6 ग्राम, तो उसको 0.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम रख लेंगे। g 10 दिया है, q आपको दिया है 25 नैनो कूलम, ये 10⁻⁹ हो जाएगा कूलम में, और वेलोसिटी दी है 1.2 इंटू 10⁻⁴। वैल्यू रख लेंगे, सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 10⁻⁻5, और ये ऊपर जाएगा तो +5 और 6 हो जाएगा, तो पावर तो बचेगी 10⁻3। और बाकी क्या बचा, ये पॉइंट हटा दो, 6/12 करेंगे, 1/2 आएगा, 1/2 और 25, तो 1/50 आया। 1/50 इंटू 10⁻3, ये 1000 हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे 20 टेस्ला आ जाएगा, 20 टेस्ला। तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला। गुणा भाग आप कर लो, ठीक है ना, खुद प्रैक्टिस कर लो। 20 टेस्ला। ये कह रहे हैं इस पे ये पूरा एक लूप है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, 3 हिस्सों पे फोर्स इस तरह लग रहा है, तो पूरे चौथे पे फोर्स क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है कि जब कोई प्लेनर लूप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, उसमें करंट फ्लो हो रही होती है, तो पूरे लूप पे नेट फोर्स 0 होता है। ये पढ़ा हम लोगों ने। यहाँ 3 हिस्सों पे फोर्स लगता है, लेकिन रिजल्टेंट 0 होता है। तो अगर 3 हिस्सों पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो पूछ रहे हैं चौथे पे क्या होगा। तो चूंकि इस पे जिधर भी फोर्स लगेगा, हमें नहीं पता चौथे पर फोर्स किधर लगेगा, लेकिन चौथे पर फोर्स जिधर भी लगेगा, उन चारों का रिजल्टेंट 0 होना है। रिजल्टेंट 0 कब आएगा, जब जो इन तीनों का रिजल्टेंट है चौथा उसके इक्वल और अपोजिट हो जाए। तो पहले आप इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लो, जितना इनका रिजल्टेंट आएगा चौथा उसके बराबर होगा और अपोजिट होगा। इन तीनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो F3 और F1 में से किसी एक को बड़ा मान लो। F3 को बड़ा मान लेते हैं, तो F3 और F1 में बड़ा मान लिया, तो F3 F1 अपोजिट है, इनका रिजल्टेंट आया F3 माइनस F1, F2 नीचे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट बीच में कहीं जाएगा, इस तरफ, बिल्कुल बीच में नहीं होगा, अलग अलग एंगल होंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा √F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये रिजल्टेंट है। अब अगर इन तीनों का रिजल्टेंट ये आ रहा है और पूरे लूप पे नेट फोर्स 0 होना है, इसका मतलब चौथा वाला जो फोर्स है, फोर्थ वाला फोर्स इसके इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट होगा और इक्वल होगा, हमसे डायरेक्शन पूछी नहीं गई, केवल वैल्यू पूछी गई, तो चौथा फोर्स इसके इक्वल होगा। तो F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, वो करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो ये सही आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल दिया हुआ है 5 ओम है, करंट 0.2 एम्पियर है, इज इंड्यूस्ड इन इट ड्यू टू अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। 5 ओम रेजिस्टेंस के कॉइल में 0.2 ओम इंड्यूस करंट दी, तो पूछ रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी d∅dt, और इसी को तो हम EMF के नाम से जानते हैं, तो यानी E पूछा जा रहा है। सीधा फॉर्मूला है, I इक्वल टू इंड्यूस करंट होती है EMF अपॉन रेजिस्टेंस, E इक्वल टू होगा IR। I दिया है आपको 0.2, R दिया है 5, तो इंड्यूस EMF आ जाएगा 1 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट या वेबर पर सेकेंड, एक ही बात है, 1 वेबर पर सेकेंड, है ना। 2 कॉइल्स A and B having turns are placed near each other। 2 कॉइल्स को एक दूसरे के पास रखा गया है। ऑन पासिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, एक कॉइल में 3 एम्पियर करंट पास की। द फ्लक्स लिंक्ड विद A, इसके साथ जो फ्लक्स लिंक है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻4 वेबर, और दूसरे कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो है 9 इंटू 10⁻⁻5 वेबर। पूछ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बता दीजिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस आप जानते हो, ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स अपॉन प्राइमरी कॉइल की करंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स अपॉन प्राइमरी कॉइल की करंट। सेकेंडरी कॉइल अगर करंट इसमें है तो इसको प्राइमरी मान लेते हैं, तो ये सेकेंडरी बन जाएगा। सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻5, और प्राइमरी कॉइल की करंट 3 है,
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -5 हेनरी, यानी सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ना। इन एन एसी सर्किट ई इतना दिया है, आई इतना दिया है, पूछ रहे हैं एवरेज पावर बता दो। एवरेज पावर का फॉर्मूला सीधे सीधे वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस 5। वी नॉट दिया है 100, आई नॉट दिया है 20 बाई 2, और दोनों में फेस डिफरेंस देखो, दोनों साइन में लिखे हैं, प्लस साइन है दोनों में। जब प्लस साइन होता है, इक्वेशन प्लस साइन में होता है, तो अंदर के एंगल को फेज कहते हैं। इसका फेज है 30t और इसका फेज है 30t माइनस पाई बाई 4, यानी दोनों में पाई बाई 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ कॉस पाई बाई 4, ये आएगा 1000 और ये 1/√2, तो आंसर आएगा 1000/√2। ये तो आ गई पावर। पहले में 50 लिखी, ये नहीं होगी, दूसरे में 50 लिखी, ये नहीं होगी। अच्छा, अब और क्या पूछ रहे हैं, वॉटलेस करंट बताओ। आप जानते हो जैसे प्योर इंडक्टर में, प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट पावर 0 होती थी, तो करंट को क्या कहते थे, वॉटलेस। या सीधे सीधे ऐसे याद कर लो, वॉटलेस करंट उसको कहते हैं जो वोल्टेज के साथ परपेंडिकुलर, जिसका फेजर वोल्टेज के साथ परपेंडिकुलर हो। यहां तो आप जानते हो अगर फेजर बनाओगे तो जो वोल्टेज का फेजर है, अगर वो आपने ऐसे बना दिया वोल्टेज का वी नॉट, तो करंट तो पाई बाई 4 लैग कर रही है, तो करंट का जो फेजर आएगा वो ऐसे आएगा आई नॉट, और चूंकि ये माइनस पाई बाई 4 है, लैग कर रही है, तो ये पाई बाई 4 नीचे बनाती है। यहां फेजर ऐसे बनेगा। अब सर क्या करें, यहां तो करंट जो है वोल्टेज के परपेंडिकुलर नहीं है। जब करंट फेजर में बनाओ तो करंट वोल्टेज की अगर परपेंडिकुलर है तो उसको वॉटलेस करंट कहेंगे। तो यानी यहां पूरी पूरी करंट वॉटलेस नहीं है। वो पूछ रहे हैं वॉटलेस करंट बताओ, तो आप क्या करोगे, इस करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर होगा उसको वॉटलेस करंट कहेंगे। तो इस करंट का कंपोनेंट निकालो अगर, तो इस तरफ करंट का कंपोनेंट आएगा आई नॉट कॉस पाई बाई 4, और इस तरफ आएगा आई नॉट साइन पाई बाई 4। ये वाला जो कंपोनेंट है ये वोल्टेज के परपेंडिकुलर है, और जो कंपोनेंट वोल्टेज के परपेंडिकुलर होगा करंट का, उसी को वॉटलेस करंट कहेंगे। तो यहां वॉटलेस करंट है आई नॉट साइन पाई बाई 4। आई नॉट आपको 20 दिया है, साइन पाई बाई 4 1/√2, तो ये 20/√2 आंसर आ जाएगा, है ना। अब 20/√2 ये जो करंट आई, ये कौन सी करंट की वैल्यू आई, पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यू आई। आपको कौन सी वैल्यू पूछी, जब नहीं कहा कौन सी का वैल्यू बताई, तो कौन सी बताएंगे, आरएमएस। और इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है अगर वॉटलेस करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी, आरएमएस, तो जो इसकी पीक वैल्यू आई है, पीक कितनी आई है 20/√2, पीक वैल्यू को एक और √2 से डिवाइड कर देंगे, तो 20/2 बन जाएगा, और 20/2 आ जाएगा 10 एम्पियर। तो सही ऑप्शन होगा 10 एम्पियर, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, सीधा आंसर है। ये सर्किट दिया हुआ है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। पूछ रहे हैं जब F 0 हो जाए, जब F इनफाइनाइट हो जाए, तो बता रहे हैं बताओ करंट कितनी होगी। सीधा आंसर 0 0 टिक कर सकते हैं। क्यों, जब F 0 मतलब DC हो गया, या ऐसे सीधे समझ लो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, I इक्वल टू होता है V/Z। Z का फॉर्मूला होता है √, ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R²। अब अगर यहां से देखो F 0 है, ओमेगा होता है 2πf, तो जब F 0 होगा तो ओमेगा 0 होगा। तो पहले केस में ओमेगा 0 है। अब अगर ओमेगा 0 है तो देखो नीचे ये तो 0 हो जाएगा, ओमेगा L ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा 1 ओमेगा C, इसमें ओमेगा 0 रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। और अपॉन में इनफाइनाइट आ रहा है, जब ये एक भी इनफाइनाइट नीचे आ गया तो पूरा टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। अपॉन में इनफाइनाइट आ रहा है तो करंट 0 हो जाएगी। तो पहले केस में करंट 0 है ना, तो आई नॉट 0। सेकेंड केस में कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो गई। जब फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगी तो ओमेगा इनफाइनाइट होगा। अब जब ओमेगा इनफाइनाइट रखोगे तो ओमेगा इनफाइनाइट रखने से ये 1 ओमेगा C में ओमेगा इनफाइनाइट रखोगे, ये तो 0 हो जाएगा।
लेकिन इसमें ओमेगा इनफाइनाइट रखोगे तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। इस बार ये वाला इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट होगा तो पूरा डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो, तो करंट दोबारा जीरो आ जाएगी। यानी चाहे फ्रीक्वेंसी जीरो लो तब भी करंट जीरो होगी, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट लो तब भी करंट जीरो होगी, तो दोनों केसेस में करंट जीरो होगी। सही आंसर होगा 4, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 1 मीटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। किसी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni/2r। तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए तो 1 ले लेंगे, आई दिया है 2 एम्पियर, 2 और आर दिया है 1 मीटर, ये 1 मीटर, 2 2 कैंसिल हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट। सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, है ना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट चार्ज क्यू, कह रहे हैं ये सीधा क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं पॉइंट चार्ज क्यू पी से मूव करके क्यू गया, क्यू से मूव करके आर आया, आर से मूव करके एस आया। पूछ रहे हैं वर्क डन बता दीजिए। कहने को सीधा आंसर ओरल लिख सकते हो, क्यों, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, उसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तुम्हें P से S जाना है, तुम किसी भी रास्ते से जाओ, तुम ऐसे गए हो, तुम ऐसे जाओ, तुम ऐसे जाओ, तुम ऐसे जाओ, हर रास्ते से P से S तक जाने का वर्क सेम होगा। ये बात समझ में आती है, कंजर्वेटिव फील्ड है, जब हर रास्ते से वर्क सेम होगा तो हम किसी भी रास्ते से जाएं। तो सबसे आसान रास्ता कौन सा जाने का है, P से S जाने का सबसे आसान रास्ता ये, तो हम इस रास्ते से जाएं। P के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं A, B, 0, तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, 0, Q, R, S, और S के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0, 0, 0। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। वर्क डन बताओ, तो देखो पहले एग्जाम वाला तरीका समझ लो। एग्जाम का तरीका ये है, जब P से S आ रहे हैं तो देखो फील्ड के उल्टा आए, पॉजिटिव चार्ज है, लिखा नहीं चार्ज दिया गया, पॉइंट चार्ज क्यों, यानी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स तो आगे लगेगा, फील्ड आगे है तो फोर्स आगे। और तुम पीछे लाए हो चार्ज को, देखो एस आना है, पी से एस पीछे आ गए हो, यानी फोर्स के उल्टा मोशन हुआ है। और जब फोर्स के उल्टा मोशन हुआ, फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में हम गए हैं, तो एंगल 180 होने से वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। फोर्स के डायरेक्शन में मूव करोगे तो पॉजिटिव वर्क आएगा, उल्टा जाओगे तो नेगेटिव वर्क आएगा, तो वर्क नेगेटिव में आएगा और जीरो नहीं होगा। तो इसलिए अब नेगेटिव में एक ही वर्क दिया हुआ है -QE, तो सीधा आंसर टिक कर दोगे ये वाला। ये तो हो गया एग्जाम में करने का तरीका। अब आता है कि सर नहीं प्रॉपर तरीका बता दीजिए क्या होगा। तो प्रॉपर तरीके में देखो, फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, उसको तुम लिख सकते हो QE, और फील्ड आई कैप में है एक्स डायरेक्शन में, तो QE आई कैप, फोर्स को ये लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट P से क्यों हुआ है, P के कोऑर्डिनेट भी पता है, S के कोऑर्डिनेट भी पता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो होगा हेड माइनस टेल। हेड 0, 0, 0 है, टेल AB, 0। P से S गए हो, डिस्प्लेसमेंट PS की तरफ बनेगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं, जब किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, हेड माइनस टेल। तो 0 -A तो -AI कैप, 0 -B तो -BJ कैप, 0 -0 तो 0K कैप, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब वर्क निकालना है, वर्क होता है F.S, F दिया है QE आई कैप, और डिस्प्लेसमेंट दिया है -AI कैप -BJ कैप। आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा ही होता है। इधर आई के साथ QE है, उधर आई के साथ -A है, तो QE आ गया। इधर जे है ही नहीं, उधर जे है, तो जे वाला 0, तो आंसर आ जाएगा -QE, डिराइव हो जाएगा। लेकिन डिराइव करने की जरूरत ही नहीं थी, हम ओरल आंसर टिक कर सकते थे, -QE। अगला है लूप इंटीग्रल दिस, ये एम्पियर्स लॉ में पढ़ा हम लोगों ने, बी क्लोज इंटीग्रल B.dl। कह रहे इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ये अगर आपको दिया है इतना, इसकी वैल्यू दी है 0.34 × 10⁻⁻⁶, तो कह रहे हैं करंट बताओ। एम्पियर्स लॉ से जानते हो इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई। वैल्यू दी है 0.314 × 10⁻⁻⁶।
म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई निकालना है, तो सॉल्व कर लो। तो आई क्या आ जाएगा, 0.314 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये पाई 3.14 होता है, 3.14, और ये है तो इसको काटोगे तो ये 0.1 आ जाएगा। समझ आ रहा है, पाई 3.14 रखोगे, काटोगे तो ये चूंकि 0.314 है तो 0.1 आ जाएगा। तो क्या आया, आई इक्वल टू 0.1 को 10⁻⁻6 करोगे तो ऊपर आएगा, इसको लिख लो 1 इंटू 10⁻⁻7, और नीचे है 4 इंटू 10⁻⁻, ये कैंसिल हो गया, 1/4 यानी 0.25 एम्पियर करंट आ जाए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए, है ना। फाइंड द पोटेंशियल एट जंक्शन, जंक्शन का पोटेंशियल ऐसे क्वेश्चंस में बताया, सीधा फॉर्मूला V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सीधा फॉर्मूला। V1 दिया है 60, R1 है 4, तो 60/4 प्लस 50/4 प्लस 40/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ऊपर जोड़ोगे तो 60, 40, 100, 150/4 आएगा, और नीचे जोड़ोगे तो 3/4 आएगा, 4 4 कैंसिल, बचेगा 150/3, आंसर आएगा 50 वोल्ट। सीधा फॉर्मूला है, क्लास में पढ़ चुके हैं कई बार, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, 50 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिंग रॉड मूव कर रही है, कह रहे हैं कौन लो पोटेंशियल पे होगा। तो आपको पता है जब कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो हम कहते हैं ईएमएफ का डायरेक्शन होता है V क्रॉस B के डायरेक्शन में। V ऐसे है, B अंदर है, V क्रॉस B ऊपर आ रहा है, ऊपर मतलब ईएमएफ ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होने का मतलब इधर नेगेटिव टर्म आएगा, इधर ये ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे करके ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये क्यू नेगेटिव चार्ज, क्यू नेगेटिव वो होगा, नेगेटिवली पोलराइज्ड, और ये पॉजिटिवली। तो लो पोटेंशियल पे कौन होगा, क्यू। पूछ रहे हैं लो पोटेंशियल पे कौन है, तो सीधा आंसर आएगा लो पोटेंशियल पे क्यू है, क्यू, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 1 मिलीसेकंड, 5 वोल्ट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। द सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ईएमएफ इंड्यूस्ड आपको दिया है 5 वोल्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में 3 से 2 हुआ तो चेंज कितना हुआ, 1 का, कितने टाइम में हुआ, 1 मिली सेकेंड, यानी 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ये ऊपर चला जाएगा तो L आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ हेनरी, यानी 5 मिली हेनरी। सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, आपको पता है कॉपर जो है ये कंडक्टर होता है, और जर्मेनियम जो है ये सेमी कंडक्टर होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है अल्फा, वो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है और सेमी कंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है। मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। कॉपर कंडक्टर है तो जब टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो कॉपर का घटेगा। जर्मेनियम में टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, चेक करते जाइए प्रॉपर्ली। तो 36 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैचिंग वाला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिखना है। तो सिंपल है, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद करो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये तो होता था। तो वोल्टेज को W/Q लिख सकते हैं, Q को IT लिख दो तो ये I² हो जाएगा। अब W का डायमेंशन पता होता है mL2T-2, करंट एम्पियर में लिखते हैं A² और टाइम T, सबको ऊपर ले जाओगे तो mL2T-3 A-2, ये आ जाएगा रेजिस्टेंस का डायमेंशन। mL2T-3 A-2 मतलब जो ये है A वो मैच करेगा 3 से, mL2
t माइनस 3 a माइनस 2, सॉरी 2 से मैच करेगा, तो ये 2 से मैच करेगा, m/2 t माइनस 3 a माइनस 2, a से 2 केवल एक ही ऑप्शन में दिया फर्स्ट में, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चेक करने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना एग्जाम में, हाँ घर पे एक एक चेक करके देख लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। The current in series LCR circuit will be maximum. Series LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम रेजोनेंस पे होती है, और रेजोनेंस तब होता है जब फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/√LC, तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला। इन ए टॉर्च देयर आर 2 सेल्स, एक टॉर्च में 2 सेल हैं, वोल्टेज 1.45, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, ईच सेल गिव्स अ करंट टू अ फिलामेंट ऑफ लैंप, रेजिस्टेंस इतने, यानी समझ लो ये क्वेश्चन है, ये लैंप हो गया, इसका रेजिस्टेंस 1.5 ओम, ये 2 बैटरी हो गई, ये सर्किट है, इसका 1.45 वोल्ट और 0.15 ओम, इसका भी 1.45 वोल्ट और 0.15 ओम, ये पूछ रहे हैं, करंट पूछ रहे हैं सर्किट में कितनी होगी, सीधा फार्मूला है, ऐसे फ्लो होगी, सिंगल लूप मल्टीपल बैटरी, I इक्वल टू होगा नेट EMF अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 2 बैटरी हैं, दोनों के EMF का डायरेक्शन सेम है, जब दोनों बल्ब को जलाने में काम आ रही है तो जाहिर सी बात दोनों का EMF सेम होगा, तो ये 1.45 जुड़ेगा तो ये आएगा 1.45 प्लस 1.45, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सारे सीरीज में लगे हैं, जोड़ देंगे तो 0.15 0.3 हो जाएगा, और ये 1.5 जोड़ेंगे तो 1.5 प्लस 0.15 प्लस 1.15, ऊपर आएगा 2.9 और नीचे आएगा 1.8, पॉइंट हटेगा, ये 29/18 आएगा, 29/18 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा 1.611, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। जंक्शन रूल ये KCL होता था, किरचॉफ चार्ज लॉ या किरचॉफ करंट लॉ, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता था, तो ए से सीधे सीधे 3 मैच करेगा, ए से 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिया, फोर्थ ऑप्शन में, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए पार्टिकल हैविंग ए मास ऑफ इतने kg कैरीज ए चार्ज ऑफ इतने कूलम, the particle is given an initial velocity 10 to the power 5 meter per second in the presence of electric field E and magnetic field B. To keep the particle moving in horizontal direction, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है, एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, वहां एक चार्ज पार्टिकल को मोशन दिया जाता है, हम चाहते हैं चार्ज पार्टिकल कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में सीधा मूव करता रहे, स्ट्रेट लाइन पे मूव करता रहे, है ना। तो पूछना है उसके लिए EB का डायरेक्शन क्या होगा। अब इसको ढंग से समझ लो, हमने एक केस क्लास में सिखाया है, आपको याद है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अनडिविएटेड मूव करता है, अनडिविएटेड अनडिस्टर्ब्ड, मतलब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता था E इक्वल टू -V क्रॉस B। उसके लिए तीनों का रिलेशन ये होता था, यानी E जो है वो V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, याद है। लेकिन ये कंडीशन किसकी थी, जब पार्टिकल का ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो। यहां उन्होंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी, उन्होंने कहा पार्टिकल कीप्स ऑन मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता रहे, यहां उन्होंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी, केवल ये बताया है डायरेक्शन ना बदले। तो डायरेक्शन ना बदलने के लिए एक तो कंडीशन आई गई E परपेंडिकुलर टू V और E परपेंडिकुलर टू B। तो जैसे पहले ऑप्शन में लिखा है B शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड E शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर E वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग हो गया, जबकि E तो आप जानते हो डायरेक्शन ना बदले, इसके लिए जरूरी है E और B परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो यहां पर यह ऑप्शन गलत हो गया। बी में कह रहे हैं बोथ बी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कह रहे हैं बी और ई दोनों वेलोसिटी के डायरेक्शन में होने चाहिए, दोनों बी भी और ई भी। देखो अगर बी ई के डायरेक्शन में हो गया, बी वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड
वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो गया तो v और b में एंगल कितना होगा 0, तो मैग्नेटिक फोर्स तो 0 हो जाएगा, खत्म ही हो गया मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जिधर वेलोसिटी है अगर उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी इधर ही लगेगा। और जब फोर्स वेलोसिटी के कोलिनियर होगा तो ये केवल डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बढ़ा घटा सकता है, लेकिन डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। यहां मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता रहे, स्पीड बढ़े घटे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। भाई मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है, वो खत्म ही हो गया जब v और b पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फोर्स बचा, लेकिन वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वो केवल क्या चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड। ये टेंजेंशियल फोर्स बन गया, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो यानी बी ऑप्शन में वो पॉसिबल है जो हमसे कहा जा रहा है कि डायरेक्शन ना चेंज हो, मैग्नीट्यूड भले चेंज हो जाए। सी ऑप्शन कह रहे हैं बोथ बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बी और ई म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो तो पहले से पता होने ही चाहिए। साथ में कह रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हो जाए तो हो जाए, हमसे क्या फर्क पड़ता है। मतलब बी और ई परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों शर्तें अगर पूरी हो गई तो ना डायरेक्शन चेंज करेगा ना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। हमें यहां केवल किसको चेंज न करने से रोकना है, डायरेक्शन को। ये शर्त डायरेक्शन चेंज करने से रोक लेगी। तो चूंकि ये कह रहे हैं ई और बी परपेंडिकुलर हो जाए तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन दिखा बी शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो बी वेलोसिटी के अलोंग हो तो मैग्नेटिक फोर्स तो 0 हो जाएगा। लेकिन ई शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया तो फोर्स भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तब तो ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज कर देगा। तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी एंड सी, यानी यहां पर सही आंसर होगा सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। Given below are two statements. One is assertion region. A proton and an alpha particle are projected with same kinetic energy. Same kinetic energy से right angle to a uniform magnetic field. Magnetic field में perpendicularly फेंके गए हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली फेंके जाते हैं तो वो सर्कुलर पाथ पे जाते हैं, है ना। कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल विल मूव अलोंग ए स्मॉलर सर्कुलर पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस देन दैट ऑफ प्रोटॉन। कह रहे हैं प्रोटॉन से छोटे रेडियस पे अल्फा पार्टिकल जाएगा, तो एकदम गलत बात है ये। R इक्वल टू होता है √2mk/क्यूबी। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम दी गई है और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, 2 कांस्टेंट होगा ही, तो R प्रोपोर्शनल टू √m/k क्यू से ये हम चेक कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल के केस में जो मास होगा वो 4m होगा और चार्ज E होगा, चार्ज E 2e होगा मतलब, तो ये √m/e बचेगा। प्रोटॉन के केस में मास भी m ही होगा और चार्ज भी E ही होगा, ये भी वही बचेगा। तो प्रोटॉन वाला और अल्फा पार्टिकल वाला दोनों के लिए रेशियो सेम आ रहा है, यानी दोनों का रेडियस सेम होगा। यहां लिखा है अल्फा पार्टिकल का रेडियस कम होगा, तो असर्शन गलत है। रीजन में लिखा है mv²/r इक्वल टू qvb, वो तो होता ही है सर्कुलर मोशन में, तो ये करेक्ट है। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन एन एसी सर्किट द करंट कैन बी डिक्रीज्ड, करंट को डिक्रीज करने के लिए आपको पता है चोक कॉइल लगाते हैं। चोक कॉइल में एलआर सर्किट होता है, लेकिन थोड़ा पावर लॉस हो जाता है। अगर बिल्कुल पावर लॉस नहीं चाहिए तो आर हटा दो, प्योर इंडक्टर लगा देंगे, है ना, ए प्योर इंडक्टेंस। रेटेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज 50 वॉट 100 वोल्ट। एक बल्ब की रेटेड वैल्यू ये, रेटेड वैल्यू ये दी तो फिर इसका रेजिस्टेंस जरूरत पड़ेगी, निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस होता है v²/p, 100² करेंगे 200 ओम आ जाएगा। जो रेटिंग करंट है वो होती है p/vi, वो 50/100 यानी 1/2 एम्पियर। यानी इस बल्ब में मैक्सिमम करंट 1/2 एम्पियर जा सकती है, रेजिस्टेंस 200 ओम होगा। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। These are connected in parallel with a battery of इन बल्ब को इस बैटरी के साथ पैरेलल में लगाया गया। पूछ रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब देन बी कनेक्टेड सो दैट दे ऑल ग्लो इन फुल पावर। सारे बल्ब फुल पावर में ग्लो करें, मतलब वो क्वेश्चन क्या है, ऐसे बहुत सारे बल्ब हैं अपने पास, सबको पैरेलल में लगाना है एक बैटरी के साथ जिसका ईएमएफ 120 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 10 ओम है।
रेजिस्टेंस 10 ओम है, ईएमएफ 120 वोल्ट। ऐसे में सारे बल्ब्स को इसके पैरेलल में लगाना है। वो कह रहे हैं मैक्सिमम कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं पैरेलल में, मैक्सिमम कितने बल्ब पैरेलल में लगाए जा सकते हैं जिससे हर बल्ब अपने फुल पावर से ग्लो करे, मतलब मैक्सिमम ब्राइटनेस दे। मैक्सिमम ब्राइटनेस तब होगी जब चाहे ये कह दो हर बल्ब में वोल्टेज 100 वोल्ट जाए, चाहे ये कह दो हर बल्ब में करंट रेटिंग करंट के बराबर जाए, यानी हर बल्ब में 1/2 एम्पियर करंट जाए तो हर बल्ब मैक्सिमम पावर से मैक्सिमम ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। कह रहे हैं इसके लिए कितने बल्ब यूज किए, मैक्सिमम कितने बल्ब यूज किए जा सकते हैं। तो मान लेते हैं मैक्सिमम n बल्ब यूज करते हैं। अब अगर सबको मैक्सिमम पावर से ग्लो करना है तो सब में करंट कितनी जाएगी, रेटिंग करंट के बराबर। तो 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर, ऐसे करके n बल्ब्स हैं। तो अगर 2 बल्ब होते तो 1/2 जुड़कर यहां से कितनी करंट आती, 1 एम्पियर। 3 बल्ब होते तो तीनों की करंट जुड़ती तो यहां आती 3/2 एम्पियर। n बल्ब है तो यहां से जो करंट फ्लो होगी वो n/2 एम्पियर हो जाएगी। ये नेट करंट हो गई। अब आपको मालूम है सर्किट में नेट करंट होती है, यानी बैटरी वाली ब्रांच की करंट होती है नेट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेट करंट आपने निकाली ली है n/2 एम्पियर। नेट ईएमएफ 120 दिया ही है आपको, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में n बल्ब अगर है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस 200 ओम है, तो n बल्ब पैरेलल में लगे हैं तो 200/n हो जाएगा। इक्विवेलेंट जब पता है R n रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R/n। तो यहाँ 200 है एक बल्ब का रेजिस्टेंस, सब पैरेलल में लगे हैं तो 200/n, प्लस ये तो इनका हो गया, प्लस ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा 10। ये फॉर्मूले में बन गया। मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, तो 120 इंटू 2 ये 240 आएगा। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू 200/n करोगे तो 200 आएगा, प्लस 10n ये आएगा। अब यहां से सॉल्व करोगे तो 10n आ जाएगा, 240 माइनस 200 यानी 40 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। मतलब ऐसे मैक्सिमम 4 बल्ब आप पैरेलल में लगा के जला सकते हो जब वो मैक्सिमम ब्राइटनेस से जलेंगे, है ना, मैक्सिमम 4 बल्ब। तो सही आंसर होगा यहां से थर्ड वाला, है ना। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 वायर्स हैं ऐसे रखे, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। पॉइंट P सिचुएटेड बिटवीन द 2 वायर, बिटवीन द वायर्स। ये बड़ा डायग्राम बना देते हैं। ये 2 वायर हैं, एक दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, वैल्यू भी सेम है ना। दोनों वायर्स में लिखा स्टेडी करंट आई फ्लो हो रही है, तो दोनों वायर्स में करंट सेम है। तो ये पॉइंट P मिड में लिखा, यहां लिखा हुआ पॉइंट P सिचुएटेड मिडवे, बिल्कुल बीच में। तो पॉइंट P बीच में। पूछ रहे हैं P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो नीचे वाले वायर की वजह से डॉट टाइप फील्ड होगा, ऊपर वाले वायर की वजह से क्रॉस टाइप फील्ड होगा। ऊपर की वजह से क्रॉस टाइप और नीचे की वजह से डॉट टाइप। तो उस हिसाब से तो यहां नेट फील्ड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, मैच करो। तो पहला ऑप्शन लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द करंट इन द वायर आर इन द सेम डायरेक्शन। यहां सेम डायरेक्शन तो नहीं है, अपोजिट है, एक डॉट है और एक क्रॉस है, तो ये गलत। दूसरा कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द करंट्स इन द वायर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये सही है। तो एक तो A से 2 मैच कर जाएगा। अच्छा A से 2 फर्स्ट ऑप्शन में है, A से 2 थर्ड में नहीं है, सेकंड में। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फर्स्ट तो सेकंड में A से 3 लिखा है तो ये तो नहीं होगा। थर्ड में फोर्थ में A से 3 लिखा है, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 है और इसमें 2 3 दोनों है, तो 3 भी चेक कर लेते हैं। 3 है देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एट B, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। B पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 P पर, तो ये भी सही। तो A से 2 3 मैच करेंगे, A से 2 3 मैच। अच्छा फोर्थ है वायर्स रिपेल ईच अदर। जब वायर्स में करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो अट्रैक्ट करते हैं वायर, तो रिपेल वाला गलत हो जाएगा। तो A से 2 और 3 मैच करेंगे, यानी केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, है ना। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ये था आपका पेपर, है ना, इसको डिस्कस कर दिया गया। अब जैसे किसी किसी क्वेश्चन में मान लीजिए सही ऑप्शन आपको पता चल गया, लेकिन जो गलत है वो क्यों गलत है, तो इस पर भी काम करिए, प्रॉपर रिवाइज करिए। जो टॉपिक इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं हुए उनको घर पे जाकर रीअटेम्प्ट करिए। कोई दिक्कत आए क्लास के बाद डिस्कस करिए, ठीक है ना। तो
तो चलिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।